शाम के नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिर मिर्ज़ा में खुशामदीद। और ऐसा नहीं है कि हुकूमत जितनी भी बातें कर ले, सियासी महाजराई हो रही हो या माशी जो अदम इस्तेकाम है उसका मुल्क शिकार हो या इस वक्त एक आईनी बहरान हो, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि हुकूमत के दिल में अवाम का दर्द नहीं है तो आप गलत समझते हैं। क्योंकि कल रात हमने देखा कि पेट्रोल बम एक और गिरा दिया और 10 रुपये रात गए 10 रुपये इजाफा कर दिया गया। और ये इजाफा ऐसे मौके पर हुआ जब रमज़ान का एक आखिरी अशरा चल रहा है, ईद करीब है, लोगों की जो थोड़ी बहुत सेविंग्स होती हैं वो उसको यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, अपने बच्चों पे लगा रहे होते हैं, ईद की शॉपिंग कर रहे होते हैं। लेकिन फिर वही बात की मजबूरियाँ होंगी, उसका ज़ारा कैसे किया जा सकता है या उसका इजहार कैसे किया जा सकता है। मरियम औरंगजेब साहिबा बता रही हैं, कुछ सुन लेते हैं जरा। पेट्रोल रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? दिल नहीं हिला कि पाकिस्तान की आवाम जो रोटी नहीं खा सकती, जो दवाई नहीं खरीद सकती। और ये मरियम औरंगजेब साहिबा जो हैं वो हुकूमत से मुखातिब है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर बस नहीं हो रही, जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, ऑल्दो कि वो हुकूमत को कहती हैं कि मेरी हुकूमत ही नहीं है, लेकिन बहरहाल जो है वो प्रोटोकॉल भी अवेल कर रही हैं, सारा कुछ हो रहा है और वो भी अफसरदा हैं इस बात पर और वो भी इस पर तंज भी कर रही हैं, अपनी हुकूमत को लताड़ भी रही हैं। वो भी सुन लेते हैं क्या कह रही हैं। ईद की आमद है। सिर्फ आज पेट्रोल की कीमत तारीख की 73 साल की बुलंद तरीन सतह पे 118 रुपए फी लीटर। अब मुझे ये बताओ कि जो लोग अपने मोटरसाइकिल्स में, अपनी गाड़ियों में, अपनी सवारी में पेट्रोल डलवाएं या अपने बच्चों के लिए रोटी लें तो दवाई के लिए पैसे नहीं बचते, दवाई ले तो बच्चों की फीसों के लिए पैसे नहीं बचते। अब ईद की आमद है, आटा भी महंगा, बिजली भी महंगी, गैस भी महंगी, तेल भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा, चीनी भी महंगी। बातें तो सारी दुरुस्त हैं, सवाल भी बिल्कुल वैलिड है, लेकिन जो प्राइस कोट की है वो 118 रुपये है और अब 282 रुपये है। तो मैं अगर आप वाकई मेरी बात को सीरियस ले रहे हैं तो मैं यहाँ पे तस्दीक कर दूँ, ये उस वक्त के इनके बयानात हैं जिस वक्त ये अपोजिशन में हुआ करते थे और जब हुकूमत में हिस्सा हैं तो उस वक्त 118 पे इतना जो है वो शोर डाला हुआ था और आज 282 पे बिल्कुल खामोशी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा इसका मसला यही है। इसी को लेकर राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक बयान दागा है, जरा सुन लेते हैं। अब इलेक्शन जो है 14 मई को तो इंशाल्लाह ताला नहीं होंगे, ये जितना मर्जी जोर लगा लें, इलेक्शन इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे, केयर टेकर सेटअप के तहत होंगे, इसी साल होंगे। यानी ये मई में अगर नहीं होते तो अक्टूबर भी कोई ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए आपको इलेक्शन की तैयारी जो है उसका जो आगाज आपने किया है उसको जारी रखना है। खैर बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब एक स्टेटमेंट दे रहे हैं और ज़ाहिर है वो वज़ीर दाखिला हैं, बड़ा सोच समझ के दे रहे होंगे, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इस पर भी बात करेंगे। और उसके बाद फवाद चौधरी साहब भी इस हवाले से उन्होंने भी अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक शॉर्ट क्लिप उनका भी देखते हैं। मुज़ाकरात का कोई तुक नहीं बनेगी कि अगर आप एक तरफ अली जैदी को, अली अमीन गंडापुर को, इन लोगों को जेलों में डालते रहें और दूसरी तरफ आप कहेंगे हम क्या, फिर मुज़ाकरात क्या होने। अभी मुज़ाकरात का कोई माहौल ही नहीं है और हुकूमत की गैर संजीदा एफर्ट है मुज़ाकरात के लिए। हम पहले ही, हमारी पोजीशन यही है कि आप मुज़ाकरात करें, इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर बातचीत होनी चाहिए। इतने गैर संजीदा माहौल में क्या बातचीत होनी है। तो जमात इस्लामी आई है, हमने उनको भी यही रेट किया है कि जनाब आप मुज़ाकरात में, हम तो पहले ही कह चुके हैं कि हम तैयार हैं, आप आइए, बिस्मिल्लाह करिए। लेकिन ये हुकूमत संजीदा नहीं है, ना ही जरदारी साहब संजीदा है। फवाद चौधरी साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया कि हुकूमत संजीदा नहीं है, जबकि जमात इस्लामी मुतहर्रिक है, अपनी कोशिशें कर रही है, APCB बुलाने की बात हो रही है और इंदिया भी दिया है ईद के फौरी बाद। लेकिन पीपल्स पार्टी जो पिछले एक हफ्ते से कमेटी बना के बैठी हुई है और वो लगता यही है कि सिर्फ एक इमेज बिल्डिंग है या दिखावे की बात है, क्योंकि अमलन प्रैक्टिकली ग्राउंड पर तो हमें इनकी कोई एफर्ट्स नजर नहीं आ रही कि मुज़ाकरात हो या सियासी महाजराई का खात्मा हो। बहरहाल जो पैनलिस्ट हैं आज के, उनसे ज़रा आपका तारुफ करा देती हूँ। सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PTI के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, PTI के रहनुमा। सेनेटर निहाल हाशमी साहब PMLN के सीनियर रहनुमा, बैरिस्टर एहतशाम साहब सीनियर एंकर पर्सन हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं और बैरिस्टर तो हैं ही। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर एहतशाम साहब, सेनेटर निहाल हाशमी और ओन अब्बास बप्पी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस प्रोग्राम में शामिल होने का। कोई वो क्वेश्चन जो आज के प्रोग्राम में हमें शामिल कर रहे हैं और अपने नाजरीन से, सॉरी अपने पैनलिस्ट से उसका जवाब ढूंढना है, क्योंकि वैसे पैनलिस्ट से मिलता तो नहीं है। खैर एनीवेज, सवाल नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे स्टेट बैंक के पास इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जमा करवाने का आज आखिरी दिन। तो दूसरी जानिब वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दो टोक ऐलान, इंतखाबात अलग अलग नहीं एक साथ होंगे, तौहीन अदालत लगेगी या बीच की कोई राह निकलेगी।
सवाल नंबर 2, जमात इस्लामी का 1 पॉइंट एजेंडे इंतखाबात एक साथ के तहत APC बुलाने का फैसला, कौन कौन शिरकत करेगा? सवाल नंबर 3, हुकूमत का ईद से कबल एक और पेट्रोल बम, मुफ्त आटे के हुसूल के लिए लंबी कतारें, 20 से ज़ायद लोग अब तक जा बहक इस कोशिश में। इस सियासी महाजराई में अवाम को किस बात की सज़ा दी जा रही है? प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। निहाल हाशमी साहब, ज़रा ये आइनी, सियासी, माशी, ये सब बातें तो होती रहेंगी, ज़रा अवाम की बात कर लेते हैं। ये जो मैं आपको क्लिप सुना रही थी, जो मरियम औरंगज़ेब साहबा बता रही थी कि रात के अंधेरे में आपने कर दिया, दिल नहीं कांपा, और फिर मरियम नवाशी साहिबा भी बता रही थी कि ईद की आमद है, ये सब कुछ आपने कर दिया। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं तो इसका जवाब आपके पास क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जवाब यही होगा, जो अवाम की जो जवाब है वही मेरा जवाब है। सियासी वाबस्तगी अपनी जगह, मगर एक बात ठीक है कि अगर अवाम उन्नास इससे परेशान है तो हम भी अवाम में आते हैं, हम भी परेशान हैं। हम उन चंद प्रिविलेज क्लास में नहीं, जैसे सरकारी अफसरान हैं, ग्रेड सब 22 या जजेस साहबान हैं, जिनके पास अनलिमिटेड फैसिलिटी है पेट्रोल की, बिजली की, गैस की। यकीनन हम इससे मुतासिर हुए, उनके असबाब भी हमें देखने पड़ेंगे। और इसीलिए पार्लियामेंट सबसे बेहतर फोरम है जहाँ पे सब मिले बैठे, वहाँ क्वेश्चन करें हुकूमत को, वजारत खजाना को, वजारत को, कि क्या वजूहात थे जिसके वजह से आप पेट्रोल की कीमत और मैं उम्मीद रखता हूँ कि पार्लियामेंट में ये नहीं, पेट्रोल की कीमत अदालतों की बात तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो आपसे, अदालतों ने जो बुहरान, हाँ इनडायरेक्टली अदालतों ने बढ़ाई है, क्योंकि अदालतों ने जो इस मुल्क में सियासी बुहरान, इमरान खान से अदालतों पे तो आया इल्जाम, शुक्र है आपने ये नहीं कहा कि इमरान खान ने बढ़ाई है। ठीक नहीं कर तो माशी हालात भी ठीक हो जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि अदालतों को सियासी मामला से दूर रहना चाहिए और सिर्फ अदालती मामला को नहीं आना चाहिए, और जरूर उनका हक बनता है कि वो क्वेश्चन, वो भी अगर केस जाता है तो क्वेश्चन करें कौन सी बड़ी दिलचस्प बात। तो फिर तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सियासतदानों पे और इसी पार्लियामेंट पे आयद होती है। ना आप सियासी बुहरान पैदा करें, ना आप आईनी बुहरान पैदा करें, माशी बुहरान को फेस करें और माशी बुहरान का खात्मा करें, तो सारे मसाइल वहीं पे खत्म होंगे। और अब्बास बप्पी साहब, जब आप लोग तमाम जो सियासी जमातें हैं ना, जब उनको अपने अपने एजेंडा स्टो करने होते हैं, अपनी अपनी सियासत करनी होती है, स्ट्रीट पॉलिटिक्स करनी होती है, तो एक अचानक सबको एक इशू याद आ जाता है, ओ महंगाई हो गई, चलो जी सड़कों पर आ जाओ। लेकिन जब दीगर चीजें चल रही होती हैं तो किसी को आवाम का ख्याल नहीं होता, चाहे कोई भी सियासी पार्टी हो। ये सारे के सारे महंगाई मुकाओ मार्च, महंगाई हो गई करके हुकूमतों में आए, तबाही मचा दी। आप लोग भी खामोश हैं और आप लोग तो पार्लियामेंट में नहीं है जो आप लोग शोर डालें कम अज कम। आप तो सेनेटर हैं, तो सेनेट में जी बेबी एक तो चीज पर क्लियर कर लूं, ये जो ब्लेम गेम होती है ना पॉलिटिक्स में, शायद एक नॉर्म बन चुका है। मैं ज्यादा इसमें कॉम्प्लीमेंट्स पे नहीं करूंगा, बट अगर आपको याद हो कि जब हमारी हुकूमत गिराई गई तो सबसे बड़ा जो हम पे इल्जाम था वो ये था कि जी महंगाई और करप्शन बहुत ज्यादा है। अगर आप परसों आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू उठा के देख लें तो उससे इंटरव्यू से बहुत क्लियर हो गया कि हमारी हुकूमत या रिजीम चेंज के पीछे जो मेन फैक्टर था वो महंगाई तो कभी था ही नहीं। मतलब महंगाई शायद उसके मुकाबले में जो आज की महंगाई को, वो तो असल पॉइंट ये कह रहे थे कि शायद इमरान खान साहब 2033 तक प्राइम मिनिस्टर रहना चाहते थे और अपनी मर्जी का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लगा के इन सब लोगों को करप्शन के पीछे जेल में डालना चाहते। तो महंगाई हमारे साथ तो इनका कंपैरिजन बनता नहीं। मेरा जो पॉइंट है बड़ा सिंपल है, क्लियर सा, कि अगर इस वक्त जब आप हुकूमत संभाल चुके हैं और आपको 1 साल हो चुका है और हमें पहली स्टेटमेंट शहबाज शरीफ की याद है कि इस वक्त इतने पैसे नहीं है कि हम जहर खा लें, तो आपने 11-12 माह में और आपके फॉरेन मिनिस्टर ने जो 1 अरब 71 करोड़ रुपया फॉरेन दौरों पे लगा दिया, आपने 80 रुकनी काबीना लगा दी, तो फिर अगर उसमें बचत कर ले तो शायद ये हालात ना देखने पड़ते। हमारी दौर में जब कभी एस्केलेशन इन प्राइसेस ऑफ या हाइक आई प्राइस में पेट्रोलियम की, तो उसकी वजह इंटरनेशनल प्राइस हुआ करती थी और हम कंपैरिजन बताते थे। ये देखिए ये जी ब्रेंट क्रूड कहाँ चला गया, WTI प्राइसेस किधर चली गई, $85 $90 बताए, और खान साहब बार बार कहते थे कि चीजें मेरे पास से बाहर है। क्या आज कोई बताना पसंद करेगा कि उस वक्त का जो $90 पे ब्रेंट क्रूड होता था, आज अगर वो $65 पे है तो कीमतें आखिर बढ़ क्यों रही हैं? अब ये नहीं हो सकता कि आप सारी के सारे नूर इल्जाम हमें ठहरा दें, और आज तो सुनहरा मौका ये कि आप सबसे खूबसूरत है, आप सब चीफ जस्टिस पे ठहरा दें, आप सारा जो अदालती कार्रवाई पे डाल के दे दें। मैं आपको बता दूं, ये तो निहाल हाशमी साहब ने फरमा दिया, रना और सनाउल्लाह की अगर कल परसों स्टेटमेंट आ गई तो वो कह सकता है कि पेट्रोल प्राइसेस इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अदालत जो है वो पार्लियामेंट के अमूर में अमल दखल दे रही है।
अब इस हुकूमत जी से आप जी बिल्कुल करते हैं, उसके लिए कोई लॉजिक मेरे पास मैं तो कोई तवक्को नहीं रखती। बिल्कुल ठीक है। मैं जरा बैरिस्टर एहतशाम साहब जरा थोड़ी देर के लिए जरा आवाम की नुमाइंदगी कर लीजिए। आलमी मंडी में पाकिस्तान में तेल की कीमतों में मुआवजा अप्रैल में यानी 2022 में तेल की आलमी मंडी में $104 फी बैरल थी और पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में 150 रुपये लीटर थी। और अप्रैल 2023 में तेल की आलमी मंडी में कीमत जो है वो $86 फी बैरल हो गई और पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में 282 रुपये फी लीटर हो गई, अरब रुपए गलती हो गई। बैरिस्टर एहतशाम साहब, अवाम में सिकत बाकी रही है? ईद की आमद है, 2 वक्त का खाना, 2 वक्त की रोटी, बच्चों की स्कूल की फी, बिजली के बिल, ये किधर जा रहे हैं और क्या किस हाल में अवाम को छोड़ेंगे ये? बिल्कुल सही बात है, आपने दिए बिल्कुल दुरुस्त है कि जब आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत ज्यादा थी तो पाकिस्तान में 150 रुपए फी लीटर पे मिल रहा था। आज वो कदरे कम है लेकिन 282 पे चला गया और कल रात 10 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा इस हुकूमत ने किया है। इस चीज को भी हमें मद्देनजर रखना जरूरी है कि जब तेल की कीमत बढ़ती है तो सिर्फ उसका मतलब ये नहीं है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मोटरसाइकिल में, रिक्शे में, गाड़ी में जो लोग सफर कर रहे हैं उनकी बढ़ जाती है, बल्कि हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होती है, तमाम अशिया खुर्दनोश के लाने ले जाने में, वो होलसेलर से निकलते रिटेलर पे आती है। तो वो एक हम एक चीज शायद एहतशाम साहब एक मिस कर रहे हैं, ये जो इंटरसिटी हमारी जो बसेस चलती हैं, अब ईद का मौका है, लोगों को ट्रैवल करना है, अपने अपने शहरों जाना है, अपने अपने गाँव जाना है और वो जब मुंह मांगे किराए वसूल कर रहे होते हैं। ऐसी बात है और तौर पे किराए बढ़ जाते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, बसों के, बाकी जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो वो तो सिचुएशन बहुत खराब है। 10 रुपए मजीद अगर महंगा हो गया तो उसमें मजीद इजाफा हो गया, लेकिन सवाल ये है कि ये ठीक कैसे हो सकता और कौन ठीक करेगा और अवाम के बारे में सोच कौन रहा है? दैट इज द प्राइमरी क्वेश्चन। इस वक्त जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के, मैं तो जितना देखता हूँ उसमें ज्यादातर तो सारी पावर पॉलिटिक्स के गिर्द ही गेम सारी घूम रही है ना। और जो पीडीएम की 13 जमातें इस वक्त में उनकी कोशिश है कि चाहे, और मैं ये आपको बड़ी मतलब कि जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद में आम ये डिस्कशंस हो रही हैं कि जी इमरान खान की हुकूमत ना आए, पीडीएम की हुकूमत ये चाहती है चाहे कोई इंटरिम सेटअप आ जाए 2 साल के लिए जिसकी कोई कानूनी आईनी बुनियाद होगी। उससे होगा ये कि हम ऑपोजिशन में हम भी चले जाएंगे पीटीआई की तरह और पॉलिटिकल डैमेज जो हमें हुआ उससे हम रिकवर करने की कोशिश करेंगे और जो इंटरम गवर्नमेंट होगी वो इस गिरती हुई मईशत भुगतेगी और उसके कंधों पे सारी जिम्मेदारी आ जाएगी। लेकिन अब अवाम इतने बेवकूफ है नहीं और वो समझते हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में पल पल की खबर उन तक पहुंचती है। आपका तज्जिया, आपके सवालात, सियासतदान जो कुछ कह रहे हैं वो उन तक पहुंचता है। तो सिचुएशन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं जरा एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ, फिर जरा और चीज़ों पे बात करते हैं। लेकिन अलमिया ये है कि हम पार्लियामेंट के कभी मुश्तरका सेशंस देखते हैं, कभी हंगामी इजलास देखते हैं, कभी काबीना के हंगामी इजलास देखते हैं और वो कब देखते हैं जब फैसले उनके खिलाफ आ रहे होते हैं या अपना कोई उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं। अदरवाइज जो अवाम के इशूज़ हैं उस पर मैंने कोई ब्रीफिंग, मरियम औरंगजेब साहिबा जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उनकी मैंने तो कोई ब्रीफिंग नहीं देखी। कम से कम ये क्रेडिट हमें पीटीआई को देना चाहिए कि जब वो अपने दौरे हुकूमत में एवरी ट्यूसडे काबीना के इजलास होते थे और उसके बाद ब्रीफिंग्स होती थी और किस किस महकमे में कौन कौन से वजीर की क्या कारकर्दगी है और क्या उनकी पॉलिसी स्ट्रेटजी है, वो उसको आवाम से आगाह भी किया जाता था। खैर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, जरा और इश्यूज पे ही बात करेंगे। स्टेट बैंक पैसे दे रहा है नहीं दे रहा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और जिस तरह से हमने इंट्रो में भी जिक्र किया था, सवाल भी रखा था कि मुज़ाकरात की कोशिशें जारी हैं और जमात इस्लामी ने इस हवाले से बड़ी पेशरफ्त की है और 1 पॉइंट एजेंडे पे APC बुलाने की भी बात किया, इंतखाबात एक साथ। अब कौन कौन ऑन बोर्ड है इस पर ज़रा बात करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सिराजुल हक साहब। वालेकुम अस्सलाम। सिराजुल हक साहब, ये जो आपने एक इनिशिएटिव लिया है ये डेफिनेटली बहुत अच्छा है, इसको सराहा भी जा रहा है हर सतह पर। और जो पीटीआई से भी आपने, इमरान खान साहब से भी आपने मुलाकात की, उन्होंने एक कमेटी भी बना दी। लेकिन जब आपकी मुलाकात वज़ीर आज़म से हुई और उनके दीगर नून लीग के रहनुमाओं से, तो वहाँ पर भी आपको मुज़ाकरात में संजीदगी दिखी कि वो भी मुज़ाकरात वाकई करना चाहते हैं, पीटीआई को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं? देखिए, एक बात तो तय है कि इस वक्त एक टेंशन है
और आम पाकिस्तानियों में भी इस सियासी और आईनी और मुआशी बहरान की वजह से जबरदस्त डिप्रेशन है, एक फ्रस्ट्रेशन है। तमाम इदारे इस वक्त बंद गली में है, बल्कि सियासत भी बंद गली में दाखिल हो गई है। तो इन दोनों पार्टियों से हमने मुलाकात की, मैंने महसूस किया और एहसास भी दिलाया कि पाकिस्तान को बचाना है या अपनी पार्टी को, ज़ाहिर पाकिस्तान रहेगा तो हम सब रहेंगे, पाकिस्तान नहीं रहेगा। और बैनुल-अक़वामी दुनिया ने तो लीबिया को देखा है, शाम को भी देखा, इराक को भी देखा, यमन को भी देखा। ऐसा कोई भी नहीं है जो हमें बचाने के लिए आएगा, हमने अपने मुल्क को खुद बचाना है। एक बात तो ये। दूसरी बात यह कि हर पार्टी की अपनी सियासत, अपना मंशूर, अपना नजरिया है, लेकिन एक चीज पर तो सबको मुत्तफिक होना है और वो ये कि इस मुल्क के असल वारिस हमारे मुल्क के अवाम है और अवाम ने फैसला देना है। अगर कौमी असम्बली या अदालत ये फैसला हल कर सकते तो अब तक हो जाता, लेकिन अब आखिरी फैसला अवाम ने करना है। अवाम के उस फैसले का नाम है इलेक्शन। ये इलेक्शन कैसे हो जिस पर सबका इत्तेफाक भी हो जाए, उसका नतीजा भी कबूल हो और इलेक्शन के बाद फिर खाना जंगी और फसाद ना हो। उसके लिए मैंने इन दोनों पार्टियों से बात की और बाकी पार्टियों से बात कर रहा हूँ कि कंसेंसस डेवलप हो और एक ऐसा इलेक्शन हो जाए जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए फायदेमंद हो। अच्छा, तो मैं आपसे जानना यही चाह रही थी सिराजुल हक सर कि हुकूमत में भी आपको मुज़ाकरात के मामला हो, चाहे पीटीआई के साथ मिल बैठने का मामला हो और इलेक्शन जो है वो थोड़ा क़ब्ल वक्त कराना हो, इस पर संजीदगी आपको नजर आई है हुकूमती सतह? सिस्टर, मसला यही है कि इस वक्त सब अपने अना के खोल में है, बिस्मिल्लाह की गुंबद में बन है, लेकिन मैंने महसूस किया कि सब ये जरूरत महसूस करते हैं कि इस टेंशन से मुल्क को निकलना चाहिए, हमें इलेक्शन की तरफ आना चाहिए। तो वज़ीर आज़म ने भी और उसकी टीम ने भी और दूसरे तरफ पीटीआई और उसके चेयरमैन ने भी इसके अलावा हल किया है, लेकिन यह है कि अब ये कैसे हो, इस कैसे के जवाब ढूंढने के लिए और एक रोड में बनाने के लिए हमें मजीद बातचीत की जरूरत है। अच्छा, वज़ीर आज़म और यह हुकूमत तो हमेशा से यही कह रही है ना, वो तो आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि अलग अलग नहीं एक ही दिन इंतखाबात हो, लेकिन क्या इसके लिए पीटीआई रजामंद है? इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने भी इस पे कंसेंसस शो किया? देखिए, हमने तो कोई स्टेटमेंट या बयानात देने पर या अपनी पार्टी के मौके के इजहार पर पाबंदी नहीं लगाई है। हम तो इसलिए नहीं गए थे। पीपल पार्टी को भी हक है, पीडीएम को भी हक है, पीटीआई को भी हक है, जमात इस्लामी को भी हक है कि अपनी पार्टी की बात कर ले, उनकी तर्जुमानी करे। लेकिन अब ये इलेक्शन कैसे हो, आपकी तजवीज और कुछ और है, मेरी तजवीज कुछ और है। पीडीएम वाले यही चाहते हैं कि 2 साल बाद भी इलेक्शन हो, पीटीआई वाले चाहते हैं कि बस कल ही इलेक्शन हो, लेकिन होगा क्या? इस दरमियानी रास्ते निकालने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। हम खुद एक स्टेक होल्डर है इसमें, हम कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई मेहमान है, हम खुद इसमें इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, इलेक्शन में जाना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसे इलेक्शन जिसमें मैं वक्त और सलाहियत लगा लूं तो उसका फायदा मुल्क और कौम को पहुंचना। बेशक, बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब आपके टाइम का। निहाल हाशमी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को हिदायत की और आज 12 बजे वो डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी। कल स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दायर करना है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं ये जितनी चाहे कोशिशें कर लें, एड़ी चोटी का जोर लगा लें, इलेक्शन एक ही वक्त होंगे। तो वो एक ही वक्त कब होगा, उससे क्या मुराद है एक ही वक्त से? क्या जल्दी करा रहे हैं आप तो इलेक्शन? देखिए, इलेक्शन जल्दी या देर कराने का तो मैं नहीं कह सकता, ये वो इदारे कहेंगे, इलेक्शन कमीशन कहेगा। मगर जो बज़ाहिर नज़र आता है कि गवर्नमेंट और पार्लियामेंट की ये सोच है कि जब कौमी असम्बली का दौरानिया ख़त्म होगा, टेन्योर ख़त्म होगा, उसके 60 दिन के अंदर इलेक्शन होगा। और यही इस तरह से देखिए, जैसे सिंध की हुकूमत है, पंजाब की बलूचिस्तान की हुकूमत है, उनका भी दौरानिया उसी वक्त ख़त्म होगा। अब जो केपी की इलेक्शन है वो भी अभी तक उसका डेट ऐलान नहीं किया गया, राइटली और रॉन्गली। पंजाब एक सिर्फ है बोन ऑफ कंटेंशन जहाँ पे इलेक्शन का ऐलान किया गया और मजाज अथॉरिटी ने नहीं किया, बल्कि इसमें मुदाखलत की गई और करके इसको, और फिर बहुत सारे इसमें बड़े सारी बात और इश्यूज हैं
इफ एंड बट्स है कि 4 की थी, 3 की थी जजमेंट, या 2 की थी या 3 की थी। लेकिन एक सेकंड निहाल हाशमी साहब, आप खुद लॉयर भी हैं, मेरा एक ज़मीनी सवाल ले लें। अब क्योंकि आप ये कह रहे हैं हुकूमत ने नहीं करना, इलेक्शन कमीशन तो कह दिया ना कि 14 में हुकूमत नहीं मान रही। दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत के बावजूद अगर आप ये कहते हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, राना सनाउल्लाह साहब बड़े दो टोक अल्फाज में ऐलान करते हैं इलेक्शन नहीं होंगे, तो ये तौहीन अदालत के ज़िम्मे में नहीं आता हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की हुकूमतूली? नहीं, मुझे नहीं लगता कि तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के एक शख्स नहीं है, कोई चीफ जस्टिस साहब ही सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं है, या 2 या 3 जजेस नहीं है, ये पूरे कोर्ट को 15 या 17, अभी तो 15 या 17 की जो स्ट्रेंथ है वो कहती है सुप्रीम कोर्ट, उसे कहा जाता है। और उसी सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान, जो 4 जज साहबान थे, उन्होंने ये फैसला सादिर फरमा दिया था कि ये जो फैसला है ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है। 184 नहीं, फैसला गैर आईनी की बात नहीं है, इंतखाबात पे तो सबकी एक ही राय है ना। इंतखाबात को तो कोई नहीं कह सकता कि जी इंतखाबात 90 दिन के अंदर ना हो, उस पर तो कोई दो राय नहीं है। मगर एक सेकंड रुक जाएगा। ओन अब्बास बप्पी साहब, आपका अगला लाहे अमल क्या होगा? क्या मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे, APC की तरफ जाएंगे? जो 1 पॉइंट एजेंडा है जमात इस्लामी का कि जी इंतखाबात एक ही दिन, उस पर कोई कंसेंसस डेवलप होगा या सड़कों पर आएंगे? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया कि इंतखाबात 14 मई को नहीं होने। देखिए बीबी, बेसिक फैसला तो इस वक्त सेटिंग गवर्नमेंट ने करना है, इसमें हमारा तो मेन इशू है नहीं। और मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपके प्लेटफॉर्म पे रेज कर देता हूँ। आप ये बताएं, इनसे पूछिए कि इलेक्शन ना कराने की वजूहत एक्चुअली है क्या वजह यह है कि आपके पास 21 अरब रुपया नहीं है? क्या वजह यह है कि इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसीज आपको जो सिक्योरिटी पर्सनल देने इलेक्शन के लिए वो मौजूद नहीं है? क्या वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन के पास वो स्टाफ मौजूद है जिससे इलेक्शन करवाना है? क्या वजह यह है कि आपको सुप्रीम कोर्ट में जो 4-3 का 184-3 का या सुओ मोटो का इशू चल रहा है? असल ये सारी वजूहत आप एक साइड करते हैं, या असल वजह यह है कि आपका पॉलिटिकल कैपिटल लॉस हो चुका है? अगर तो वो 4 वजूहत है तो उसका सेटल हो सकता है। 21 अरब रुपए इस गवर्नमेंट के लिए निकालना 1 मिनट की कहानी है। जहां ये गवर्नमेंट 70 अरब का आटा बांध चुकी है, जहां ये गवर्नमेंट 78 अरब अपने MNS को दे चुकी है सिर्फ सड़कों के लिए और गलियों नालियों के लिए, जहां ये अपने फॉरेन दौरों के ऊपर 2.5 अरब खर्च कर चुके हैं, वहां पे 21 अरब इशू नहीं है। जो हमारी सिक्योरिटी लॉ इन्फॉर्मेंस एजेंसीज है, जहां तक उनके सिक्योरिटी पर्सनल है, वो देना कोई बड़ी बात नहीं है। जहां तक ये अपना स्टाफ चाहिए, इनको इलेक्शन कमीशन निकालना भी इशू नहीं है असल। और 184-3 जज सुप्रीम कोर्ट, ये भी एक अना का इशू है। पॉइंट ये कि क्या आप 90 दिन में इलेक्शन कराने के पाबंद हैं? उसमें अगर इनका आज पॉलिटिकल कैपिटल पूरा हो जाए और ये अवाम में जाने के लिए तैयार हो जाए, इलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अवाम में जाने के लिए अब जो हुकूमत इस वक्त इतनी बेरहम हो, जो हमें कहती थी कि जनाब ईद के दिनों में आपने रेट बढ़ा दी, उन्होंने कल रात बढ़े, वो इलेक्शन में यकीनन अवाम में जाने को तैयार ही नहीं है। आप इस वक्त इनकी माइंड सेट चेक करें। इस वक्त इलेक्शन के लिए भागने के लिए अगर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहबान है उनको गंदा करने की, उनके मतलब मेलाइन करने की, हद भी क्रॉस करने के लिए गो फॉर इट। असल इशू हमारा है नहीं, हम तो बिल्कुल तैयार बैठे। लेकिन एक चीज और बता दूं, क्या ये पूरा जो सेटअप है, जो पूरा कंसेंसस है इनका, इनमें आपस में फॉल्ट लाइन, अभी जरदारी साहब कह रहे थे कि मैं इलेक्शन के लिए हूं से लेकिन सितंबर की डेट जाए, ये इसको ओन नहीं करेंगे। उसकी वजह है कि पीपल्स पार्टी के और रूल लीग के अपने अपने इश्यूज भी हैं। जिस दिन जमान पार्क में अटैक हुआ था, मैं वो जमान पार्क में मौजूद था, तो शामुद कुरैशी साहब, जुल्फी बुखारी साहब, हम सारे गए वो DIG के पास। वो बेचारा जिसको चोट लगी वो बड़ा कराता रह गया, तो उसके पास गए तो उसने कहा जी हम मुझसे साइन करा दे, वापस चला जाऊंगा। हम उससे बात करके वापस आए, शेलिंग शुरू हो गई। पॉइंट क्या है कि इनमें से एक चेहरा ये जो कहता है मुज़ाकरात करो, वो DIG का फेस था, और असल चेहरा ये है कि पीछे शेलिंग शुरू हो गई। ये लोगों की आपस में कंसेंसस, हमें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप अली जैदी गिरफ्तार करेंगे, आप और फिर कहेंगे मुज़ाकरात करेंगे, इस पे आती हूँ, इन गिरफ्तारियों पे आती हूँ। जरा बैरिस्टर एहतशाम साहब से बात कर लूँ। बैरिस्टर एहतशाम साहब, अब 2 चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी इलेक्शन कराने हैं, वाज़े अहकामात हैं। स्टेट बैंक को भी, स्टेट बैंक की डेडलाइन में अब 2 घंटे हार्डली रह गए हैं। राना सनाउल्लाह साहब बज़िद हैं, जो जितनी जो चाहे कोशिश कर ले। मामला किस तरफ जाता आपको दिखाई दे रहा है बीइंग अ लॉयर? अभी तो केओस की तरफ ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब का अभी जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है वो स्टेट बैंक के जो अफसरान है उनको इंतबाह किया उन्होंने कि ऐसा ना हो कि सारी जिंदगी 21 अरब की अदायगी करते रहे आप लोग। यानी कि वो बाकायदा तौर पर डरा रहे हैं स्टेट बैंक के अफसरान को कि अगर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बराह रास्त आप फंड्स जारी कर देते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो ऐसा ना हो कि आप लोगों को सारी जिंदगी 21 अरब रुपए की अदायगी करनी पड़े। तो और आपको ये भी मालूम है कि कायमा कमेटी बराए खजाना ने
का इजलास है सुबह, और वहां पे गवर्नर स्टेट बैंक को बुला लिया है, और सुबह ही वो डेडलाइन है जो कि सुप्रीम कोर्ट की गवर्नर स्टेट बैंक ने मीट करनी है। तो एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट उनको कह रहा है कि 21 अरब रुपए वो इशू करें बराह रास्त, क्योंकि वफाकी हुकूमत तो किसी सूरत कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत की कोऑपरेशन तो एक अलहदा बात है, वो तो बाकायदा तौर पे इस पे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, और राना सनाउल्लाह साहब इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, और सर्टनली वो स्टेट बैंक में जो लोग बैठे हुए हैं वो अब एक मुश्किल पोजीशन में है, और वो ये सोच रहे होंगे कि हम क्यों बली का बकरा बन गए हैं, अगर हम नहीं इशू करते हैं तो हम पे तौहीन अदालत लग सकती है, इशू कर देते हैं तो वफाकी वजीर दाखिला में धमकियां लगा रहे हैं, तो हम करें तो क्या करें। अब आप मुझे बताएं कि मुल्क ऐसे चलते हैं, जमहूरियत ऐसे चलती है, सिस्टम्स ऐसे चलते हैं जहाँ पे कानून होता है, आइन होता है, कोई निजाम होता है, कोई मेरिट होता है, वहां पे ऐसी हरकतें तो नहीं होती। यहाँ पे तो वही हो रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब स्टेट बैंक जो है इस पोजीशन में क्या, अगर उसे लगेगा वो सुप्रीम कोर्ट का भार नहीं उठा सकता तो वो उनकी मान लेगा, अगर उन्हें लगेगा वो हुकूमत का भार नहीं उठा सकते वो उनकी मान लेगा। तो यहाँ पे आइन कहाँ पे, आप मुझे बताएं, कानून कहाँ पे है, सिस्टम कहाँ पे? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। जिस स्पेकुलेशन आपने इशारा किया था बैरिस्टर एहतशाम साहब, वो इस्लामाबाद में बातें हो रही हैं कि हुकूमत भी अब ये चाहती है कि ठीक है जी, हमें सूनर और लेटर घर ही तो जाना है ना, तो ज़रा जल्दी चले जाते हैं, सियासी बयानिया भी मिल जाएगा, विक्टिम कार्ड भी प्ले कर लेंगे, सियासी शहीद भी हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान को नहीं आने देना, तो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं, और चाहे निगरान सेटअप लग जाए, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ जाए, 2 साल के लिए आ जाए। इस पर भी ज़रा राय लेते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और निहाल हाशमी साहब, पीपल्स पार्टी ने अपनी तय कोशिश की, कम से कम ऐलान, कोशिश तो मैं नहीं कहूँगी, ऐलान किया कि हम मुज़ाकरात में दिलचस्पी रखते हैं या उसके बिलीव करते हैं, तो हम एक कमेटी भी बना देते हैं, हुकूमत से भी बात करेंगे। पीटी अमलन तो खैर वो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन जमात इस्लामी ने कोशिश की, और अभी आप सुन भी रहे थे अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब को, उन्होंने कहा जी हम तो अपनी एक सिलसिला रेफर कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत मूड में नज़र नहीं आती। उनके अपने जो वज़रा हैं, चाहे ख्वाजा आसिफ साहब हो गए, दीगर हो गए, राना सनाउल्लाह साहब हो गए, वो तो दो टोक कहते हैं कि जी कोई मुज़ाकरात नहीं होने, तो अपने मुज़ाकरात का माहौल भी नहीं है जिस तरह से पीटीआई कह रही है। क्या हुकूमत क्या सोच की क्या बैठी है कि घर जाना है, सियासी शहीद होना है, मुज़ाकरात नहीं करना, सियासी पॉलिटिकल क्योस ख़त्म नहीं करना, क्या माइंडसेट है सर गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट का माइंडसेट बहुत क्लियर है, हम जाएंगे पार्लियामेंट के पास, क्योंकि अब ये मैटर्स पार्लियामेंट ने टेक ओवर कर लिया है। पार्लियामेंट अगर कहेगी आप मुज़ाकरात करें तो हम ज़रूर मुज़ाकरात करेंगे। हमेशा जमहूरी रिवायत रही है कि अगर कहीं पे क्योस हो, डेडलॉक हो, तो मुज़ाकरात किया जाता है। मगर इसी ज़मुर्रे में अगर हमें देखेंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि उसके लिए एक माहौल बनाया जाता है, बिल्डिंग की वो की जाती है कि आप किस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं, आप अपने मद्दे मुकाबिल जो लोग हैं या आपके काउंटर पार्ट जो हैं उनको आप किस अंदाज में मुखातिब कर रहे हैं, आप जिद पे तो नहीं अड़े हुए, एक खुले जहन के साथ आना चाहिए। तो मैं अगर समझता हूँ खुले जहन के साथ नहीं, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो आप बात कोट कर रहे हैं ना, एक सेकंड निहाल हाशमी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इमरान खान सियासत का गैर ज़रूरी अंसर है, उससे किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि हम एक संजीदा लोग हैं और संजीदा काम करेंगे। पार्लियामेंट और कैबिनेट को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, उसके बगैर हम कोई फैसला साजी नहीं कर सकते। और उसके बाद फिर जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको, ये फैसला साजी नहीं है, ये फैसला साजी नहीं है भाई, क्या हो गया? ये कानून साजी फैसला साजी नहीं है। मुल्क में पॉलिटिकल क्योस है, आपको मुज़ाकरात ऑन बोर्ड लेना होता है, आपने ऑपोजिशन को से बात करनी होती है, मसाइल का हल निकालना होता है। इसमें बहुत एहतराम, आपकी राय का बहुत एहतराम। सिर्फ ऑपोजिशन इमरान खान साहब नहीं है। इमरान खान साहब अगर खुद अपने आप को अपोजिशन समझ रहे हैं तो वो अपोजिशन नहीं। अपोजिशन में जो लोग हुकूमत में नहीं है वो सारे लोग हैं जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो इलेक्शंस लड़ते हैं, जो लोगों में रहते हैं, वो सारे लोग जो है वो इसमें होते हैं शामिल। तो सिर्फ ये एक फर्द वाहिद गवर्नमेंट। अच्छा, सीरियस और अब्बास भप्पी साहब, ठीक है, और अब्बास भप्पी साहब, मुज़ाकरात की अब मुज़ाकरात तो फिर मैं ना ही समझूँ ना, जाहिर सी बात है जो हालात है। दूसरी बात ये कि जो माहौल बनाया हुआ है, तो इस माहौल में ऑन अब्बास भप्पी साहब मुज़ाकरात मुमकिन भी हैं, गिरफ्तारियां भी करते हैं, मुकदमे भी बनाते हैं, बगावत के भी, गद्दारी के भी, फिर कहते हैं कि जी पार्लियामेंट फैसला करेगी तो फिर मुज़ाकरात होंगे। ये फैसले पार्लियामेंट्स करती हैं।
देखिए, जहां तक तो आपने कहा ना कि क्या ये हुकूमत इस वक्त सियासी शहीद बनने के लिए आ रहे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बल्कि मैं तो सजेस्ट करूंगा कि बल्कि वो ये सोच रहे हैं कि इस वक्त कोई ऐसा सेटअप आ जाए जो न्यूट्रल से आगे बढ़ के हो, ये इनके न्यूट्रल्स का भी हो तो वो उसको भी कबूल कर ले। वो कहते हैं तेरे 2 टके की नौकरी में मेरे लाखों का सामान जाए, ये सब कुछ भी बर्दाश्त कर जाएंगे। लेकिन वेरी फ्रैंकली पाकिस्तान में वाहिद मसले का हल इलेक्शन है। अब आप उसके लिए 100 बहाने बना लें, लेकिन इशू ये है कि क्या आप तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब को इग्नोर करके किसी सेटअप में चल सकते? ऐसा हो नहीं सकता। फेडरेशन की एक ही जमात है जो चारों सूबों में और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त जो प्रिजर्व करती है। बाकी सारी जमातें तो अब इलाकाई हद तक सिमट चुकी हैं। अगर आप इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड किए बगैर कोई सेटअप या मुज़ाकरा कर सकते, नो मुज़ाकरा, लेकिन ये हाई हैंडेडनेस जो है ना, ये नहीं चल सकता। अब आप अली जैदी का देखें, 2013 में कोई किसी ने दरखास्त दी थी उनके खिलाफ और 2023 में उनको घर से उठा लिया जाता है। अब उठाने वाले जो साहब थे वो सिंध पुलिस वाले की तो वो जो पैंट है वो वैसे गिर रही थी, लेकिन जो साहब मुंह पे मास्क लगा के आए थे नामालूम कपड़ों में, जिस तरीके से अली जैदी को घसीट के जा रहे थे, ये मेंटालिटी अगर चाहती है मुज़ाकरात करने का, आई हैव नो वर्ड्स। अब इन तरीके से तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वेरी फ्रैंकली इस वक्त पाकिस्तान में जिन लोगों ने ये सोचना है कि मुज़ाकरात कहां तक पहुंच रहे हैं, ये उन लोगों को फैसला करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ कुछ कहेगा, जरदारी साहब जमात इस्लामी की एपीसी में शिरकत करेंगे? जमात इस्लामी की एपीसी में शिरकत करेंगे? यदि क्यों नहीं करेंगे, पॉलिटिकल पार्टियां जरूर एपीसी में जाएंगे। आज मुझे खुशी है कि सराज साहब ये भी कहा कि एपीसी का वाहिद मकसद सिर्फ इलेक्शन की तारीख होगा, लेकिन अगर एपीसी का मकसद सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को 1 पॉइंट एजेंडा है, इंतखाबात एक साथ नहीं एक सेकेंड, 1 पॉइंट एजेंडा है एपीसी का कि इंतखाबात एक साथ। सिराजुल हक साहब ने कहा नहीं, उन्होंने तारीख की बात की है कि तारीख की बात है। लेकिन एक चीज बता दूं, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जिस डिसीजन मैकेनिज्म के ऊपर खड़ा है, अगर एपीसी की वजह से वो 10 दिन एपीसी लेट हो जाती है, वो ईद के बाद जाके होती है, फॉर एग्जांपल उसकी डेट आ जाती है 28 अप्रैल, तो तब तक सुप्रीम कोर्ट को इंतजार में तो नहीं बैठ सकती कि जी वो एपीसी का क्या फैसला आएगा। उन्होंने तो अपने मैंडेट के हिसाब से फैसला कर देना है, तो फिर एपीसी बेमकसद हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का 14 मई के इलेक्शन के ऊपर डिटरमिन हो जाती है। सो द पॉइंट रिमेन्स, इस वक्त जिस नहज में मुल्क खड़ा है उसमें एपीसी और सुप्रीम कोर्ट का किसी एक जगह पे कन्वर्ज होना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ऐसी कार्रवाई की वजह से आप पूरा का पूरा प्रोसेस डिरेल न करें, तो हमें थोड़ा क्लैरिटी चाहिए उसके ऊपर कि वो एपीसी के मकासद क्या है और डेट्स वगैरह। अदरवाइज तो एज अ पॉलिटिकल पार्टी यस वी आर पार्ट ऑफ इट। खैर, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, जरा और इश्यूज पे ही बात करेंगे। बैरिस्टर एहतशाम साहब, जरा आपसे कानूनी आईनी बात करूंगी, लेकिन उससे पहले जरा आप रोशनी तो डालें, जो आपने जिक्र भी किया और जाहिर है ये चीज़ें हम तक भी पहुंच रही हैं कि इंटरिम सेटअप की बात हो रही है, कोई न्यूट्रल सेटअप की बात हो रही है, 2 साल के लिए आ जाए, पाकिस्तान की जो इकनॉमिक पॉलिसी है उसको उस पर ज़रा फ्रेमवर्क कर ले, जो भी है। क्या खबरें क्या चल रही हैं, क्या गर्दिश कर रही हैं? खबरें तो बड़ी खतरनाक चल रही है नादिया। एक तरफ तो ये खबर चल रही है कि इंटरिम सेटअप भी आ सकता है 2 साल तक के लिए, और फाइनेंशियल इमरजेंसी भी, मार्शल लॉ तक की भी बातें हो रही हैं, क्या सराइयां हो रही हैं। इमरजेंसी तो खैर एक ऐसी चीज है जिसकी आइन में गुंजाइश होती है इन टाइम्स ऑफ वॉर, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन है, कोई नेशनल कैलामिटी है, लेकिन मार्शल लॉ की तो कोई आईनी बुनियाद भी नहीं। और दूसरे जो इंटरिम सेटअप की चहमगोइयां हो रही है ना, जो गुफ्तगू हो रही है, इसकी भी कोई आईनी बुनियाद नहीं है, क्योंकि इंटरिम सेटअप सिर्फ 90 दिन के लिए आ सकता है और उसका मकसद पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सिर्फ ये होता है कि वो इंतखाबात करवा दे। उनकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उनके इख्तियारात बड़े महदूद होते हैं। अब यहाँ पे पंजाब में वो 90 दिन से ऊपर जो कि जाता हुआ ये जो पीटीआई का यही है ना कि जी 90 दिन से ऊपर नहीं जा सकता, और जिस दिन वो 90 दिन से ऊपर जाएगा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। तो लेकिन पंजाब की जो इस वक्त केयरटेकर हुकूमत है वो तो ऐसी चल रही है जैसे कोई फुल फ्लेज इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। तो इसी तर्ज की एक गवर्नमेंट वफाक में लाने की कुछ बातें हो रही हैं, कुछ प्लानिंग्स हो रही हैं, और अगर ये होता है तो सर्टनली उससे जाहिर बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। बल्कि उनके लिए तो होगा जो पाकिस्तान का एक आम आदमी है जो अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज करके अपनी हुकूमत को इलेक्ट करने का हक रखता है कानून और आइन के मुताबिक, उसके हक की नफी होगी। लेकिन इसकी कोई आईनी बेसिस वैसे तो है नहीं, लेकिन नजरिया जरूरत के तहत इस मुल्क में माजी में बहुत कुछ हुआ है, बहुत चीजें जस्टिफाई की गई हैं कि ये वक्त की जरूरत है, तकाजा है। तो अब इस तरह की कोई बात अगर होती है तो सबसे अनफॉर्चुनेट है, लेकिन बातें हो रही हैं, बातें हो रही हैं। आपने खुद अभी इंटरिम सेटअप का जिक्र किया, जो कि निगरान हुकूमत जो कि इस पंजाब में है और अगले कुछ दिन में उसकी आईनी मुद्दत भी खत्म हो रही है। तो फवाद चौधरी साहब ने इस हवाले से भी बात की और एक दफा फिर अदालतों का रुख करेगी पीटीआई। क्या कह रहे थे चौधरी साहब, सुनते हैं जरा, न्यारा इस पे रिएक्शन जानूंगी। सदर ममलिकत को ये खत लिखा है, 2
नुकात के ऊपर दखल अंदाजी की दरखास्त। पहला ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान केयर टेकर गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में इलेक्शन 90 दिन में कराना, उसमें वो नाकाम हो गई। इसके ऊपर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर से एक रिपोर्ट तलब करें कि वो क्यों नाकाम। 22 अप्रैल को जो पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट है उसकी मुद्दत खत्म हो जाएगी और 23 तारीख से आइन खामोश है कि पंजाब के ऊपर कौन हुकूमत करेगा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उसके एक हफ्ते बाद खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजा जाए, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन को एक्सटेंड कर सके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन लोगों को घर भेजे और एक एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर किए जाएं जो कि हाजिर सर्विस जज भी हो सकता है और रिटायर्ड जज भी हो सकता है। निहाल हाशमी साहब अग्री करते हैं आप इस बात से? नहीं, मैं ये अग्री नहीं करता हूँ। देखिए, इसमें सारी बात ये है कि इलेक्शन कमीशन इसको जवाब देगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके लिए हम जवाब देनी केपी के हुकूमत में इनकी अपनी बदनीयती थी, इन्होंने इसको टाइम नहीं फ्रेम किया। और इसमें सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाए कि उन्होंने पंजाब में इतनी तेजी क्यों दिखाई और केपी में क्यों नहीं दिखाई। दूसरी तरफ अगर इंटरिम गवर्नमेंट के खात्मे की मेरे भाई बात करें तो लाहौर हाईकोर्ट की जजमेंट है इसमें कि जब तक के इलेक्शन ना हो जाए एक्सटेंशन हो सकता है इंटरिम गवर्नमेंट की टेन्योर का और पीरियड का। ठीक है बप्पी साहब, क्यों जहां इतने अरसे बर्दाश्त किया है जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते इसी को चलने दें, क्या फर्क क्या पड़ेगा? अच्छा, वैसे अगर आप खुद भी पिछले 2.5 महीनों से मोहसिन नकवी का जो सेटअप है पंजाब में, इसकी कार्रवाई को देख लें तो फवाद चौधरी की स्टेटमेंट को बुरी नहीं, वो तो ऐसे लग रहा है जैसे इलेक्टेड गवर्नमेंट और बल्कि ऐसे 2/3 मेजोरिटी लेके आया बैठा। जिस तरीके से सरकारी हेलीकॉप्टर पे और वो सरकारी जहाज के ऊपर पूरे पंजाब में घूमता फिरता है, मतलब आटे के पॉइंट्स के ऊपर, मतलब उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है। और जब कभी जमान पार्क के ऊपर अटैक की बारी आती है तो इस तरह गुगू घोड़ा बन के घर बैठ जाता है जैसे इमरान खान पे अटैक करना बिल्कुल शरई तौर के ऊपर जायज करार दे दिया। सो ऐसे माइंडसेट को यकीनन 23 अप्रैल से आगे चल लेना मेरे ख्याल में ना मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा बल्कि इलीगल होगा। और दूसरी बात ये, 23 अप्रैल के बाद अगर ये सेटअप बरकरार रहता है तो फिर तो दिल लामुतनाही सिलसिला, आप फिर उसको फिर 6 महीने, साल, 2 साल एक्सटेंड कर दें। बल्कि पाकिस्तान में इलेक्शन कराने की जरूरत ही क्या, पूरे पाकिस्तान में न्यूट्रल सेटअप लगा दें जो चलता रहे जब तक जिंदगी में आपका दिल ना करे इलेक्शन कराने का। सो दिस हैज द बक हैज टू स्टॉप somewhere and I'm sure कि फवाद चौधरी हमारी ये कहना काफी है कि नया सेटअप क्रिएट 23 के बाद होना चाहिए। थैंक यू। ठीक है, जरा इस पे आईनी राय ले लूं क्योंकि आइन जो हम थोड़ा बहुत जानते हैं ये कि आइन इस पे खामोश है। बैरिस्टर एहतशाम साहब, 23 अप्रैल के बाद निगरान सेटअप का स्टेटस क्या होगा? मेरे हिसाब से तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। और निहाल हाशमी साहब ने अभी जो कहा है कि लाहौर हाईकोर्ट की एक जजमेंट है कि जब तक इलेक्शंस ना हो जाए इंटरिम गवर्नमेंट कंटिन्यू कर सकती है। तो इसके 2 जवाब हैं। पहला जवाब तो यह है कि इस जजमेंट की बुनियाद पे आप इरादतन इलेक्शंस को मौखर नहीं कर सकते अपनी मंशा के मुताबिक कि जब हमें सूट करेगा तब इलेक्शंस करा देंगे, क्योंकि लाहौर हाईकोर्ट की इसके ऊपर एक जजमेंट है। उस जजमेंट का जो स्पिरिट है वो ये जरूर हो सकता है कि अगर मिसाल के तौर पर कोई नेशनल कैलेमिटी आ गई है तो चंद दिन की डिले हो, अगर नागुजीर हो गई है तो उसको वो कंडोन करती होगी। उसको हम कॉन्डोनेशन ऑफ डिले बोलते हैं कानूनी जबान में, पहली चीज। दूसरी चीज, जो उसकी इंटरप्रिटेशन निहाल हाशमी साहब कर रहे हैं, पहली बात तो है ऐसी इंटरप्रिटेशन है नहीं। अगर हो भी तो आप मुझे बताएं, वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है कि जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लगा दो, लेकिन हमारी पूरी अदलिया में, हमारी वकला कम्युनिटी में कोई इस जजमेंट को वैलिड नहीं मानता। तो इस तरह की जजमेंट्स हैं पाकिस्तान में जो कि मुतनाज़ हैं, कंट्रोवर्शियल है। 200 केस से शुरू होता है, मौलवी तमीजुद्दीन केस से शुरू होता है, मार्शल लॉज की वैलिडेशन हुई है। तो उन जजमेंट्स को आप दुरुस्त तो नहीं मान सकते। तो अब ये निहाल हाशमी साहब खुद वकील हैं, समझते हैं, लेकिन सियासी बुनियादों पे ना समझना चाहें तो और बात। बिल्कुल सही है। थैंक यू वेरी मच ऑन अब्बास बप्पी साहब, बैरिस्टर एहतशाम साहब, निहाल हाशमी साहब। और ये कि अब कल जो है वो स्टेट बैंक को जवाब दायर करना है सुप्रीम कोर्ट में कि पैसे जमा करा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1 लाइनर जमा करा, आपने जवाब जमा कराना है, बताना है कि जी आपने पैसे डिपॉजिट करा दिए। लेकिन सूरत हाल ये है कि एक तो स्टेट बैंक को के गवर्नर समेत दीगर जो अमला है उसको धमकियां दी जा रही हैं और स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस जो है उन्होंने इजलास तलब किया है। गवर्नर स्टेट बैंक को भी IKS तलब किया है, अमले को तलब, उनके कोई ऑफिसर्स को तलब किया है। और आने वाले वक्तों में अगर कोई ये सोच के बैठा है ये बुरान शायद खात्मा हो जाएगा तो बुरान बढ़ेगा और ये जो टकराव की सूरत हाल है ये ऊँट किस कर पर बैठेगा, कल इससे थोड़ा और क्लैरिटी होगी। प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, नादिर मिर्ज़ा को अल्लाह हाफ़िज़।